अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ब्रास टैक्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें डाइवर्सिफाइड इश्यूज को अब तक डिस्कस किया जा चुका है। आपकी बहुत सारी ईमेल्स हमें मौसूल हो रही हैं, उनमें आजकल आप लोग एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है, यानी पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल के हवाले से आप बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं। पाकिस्तान किन खदशात का शिकार है, ऑब्वियसली हम जानेंगे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जैसा कि मैंने अभी बयान किया कि पाकिस्तान को किन खदशात का शिकार है, पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है, हमारी आवाम ये जानना चाहती है और आपकी राय इस बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके व्यूज हमेशा। देखिए फारूक, आज हमने जान के इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में इस कदर डिस इन्फॉर्मेशन और झूठ बोला जा रहा है, इस कदर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कौम के खिलाफ की जा रही है, कौम को इस कदर मायूसी में मुब्तला किया जा रहा है कि इसमें असल हकीकत लोगों को नजर नहीं आ रही। एक मायूसी फैल चुकी है कौम में, जिसको देखो वो ये परेशान है कि क्या ये मुल्क टूट जाएगा। एक पैनिक हो गया है, हर कोई परेशान है कि ये कौन से प्लेयर्स हैं, जो कौन से रीजंस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं कि जो पाकिस्तान की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल में मुदाखलत कर रहे हैं और इस पूरे सिनारियो को शेप और रीशेप कर रहे हैं। आज हम इससे बड़ी सख्त और खुल के बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर इस वक्त दो खौफनाक फाशिस्ट आइडियोलॉजीज के पंजे या नरगे में आ रहा है। एक मगरिब की तरफ से हम पे हमलावर हो रही है और एक हमारी सफों के बीच में हमारे दाखिल से, हमारे वजूद के अंदर से निकलकर पाकिस्तान के वजूद को तबाह करने पर तुली हुई है, अंदरूनी खलफशार पैदा कर रही है। हम दोनों को इस तरह रिकग्नाइज कराएंगे कि जो बाहर से आइडियोलॉजी पाकिस्तान को तबाह करना चाहती है, पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहती है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पर कब्जा करना चाहती है, वो न्यूकॉन जायनिस्ट हैं, वो ज्यूइश भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और हिंदू जायनिस्ट भी हैं। और जो हमने अपने तमाम पिछले प्रोग्रामों में न्यूकॉन जायनिस्ट को और उनकी आइडियोलॉजी को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा वो ग्रोह कि जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है, हजारों मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को शहीद कर चुका है और पाकिस्तान में वो सूरत हाल पैदा कर रहा है जो बराह रास्त न्यूकॉन एजेंडे को सपोर्ट करती है। ये तकफीरी ग्रोह है जो हमारे ट्राइबल एरियाज के अंदर वो मजहबी दहशतगर्द जो मजहब का नाम लेकर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। इनको आप अलकायदा कहिए या तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहिए, इनके मुख्तलिफ ग्रोह हैं। कुछ साउथ वजीरिस्तान में बैतुल्लाह महसूद का है, सवात में मुल्ला फजलुल्लाह का है। इसी तरह ये वो लोग हैं कि जो बराह रास्त पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किए हुए हैं। तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर बाहर से जायनिस्ट के हमले में है और दाखिली तौर पर ये तकफीरी पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना चाहते हैं और उस पर कब्जा करना चाहते हैं। इन दोनों के मकासद क्या? इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जो वेस्टर्न जायनिस्ट हैं, जो क्रिश्चियन, ज्यू और हिंदू जायनिस्ट हैं, वो पाकिस्तान पर हमला और करना चाहते हैं और दखल अंदाजी करना चाहते हैं, ये बहाना बनाकर कि हमारी सफों में तकफीरी और अलकायदा मौजूद है, यूज कर रहे हैं उस चीज को। और तकफीरी और अलकायदा पाकिस्तान पर इसलिए हमले कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत के मगरिब से मुआहदे हुए हुए, यानी पाकिस्तान दोनों तरफ से इन दोनों आइडियोलॉजीज के, इन दोनों फैशिस्ट समझ के जिस तरह दो जबड़े होते हैं उसके दरमियान पाकिस्तान की रियासत आ गई है अब, और इन दोनों को एक सर्वाइवल के लिए एक दूसरे की जरूरत है। देखिए, जिस तरह हम ये बात आपको बता चुके हैं कि अमेरिकन 9/11 के बाद पाकिस्तान और इस पूरे खित्ते के नक्शे को तब्दील करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस शक को जहन से अब निकाल दीजिए। अमेरिकन ने जो हमसे एसोसिएशन की अफगानिस्तान में तालिबान को निकालने के लिए, जो गलतियां और कोताहियां हमारी हुकूमत वक्त ने उस वक्त की कि जो हम तालिबान को हमने हटा दिया वहां से और उसके नतीजे में अपने लिए एक सिक्योरिटी क्राइसिस खड़ा कर लिया, एक नाइटमेयर खड़ा कर लिया अफगानिस्तान में। यानी तालिबान के होने की वजह से ना वो ड्रग्स थे वहां पर, ना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दहशतगर्दी थी, ना तहरीक तालिबान का फसाद पाकिस्तान के खिलाफ था, ना इंडियन एसेट्स थे जो वहां काम कर रहे थे, ना इसराइली एसेट्स थे, ना अमेरिकन अफगानिस्तान में मौजूद थे। हमने अपने पैर पे एक ऐसी कुल्हाड़ी मारी कि जिसकी बड़ी भारी कीमत हमें अब अदा करनी पड़ रही है। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकन ने जब उस सारे इलाके पर कब्जा किया और बराह रास्त चूंकि उनका इनिशियल ऑब्जेक्टिव सिर्फ तालिबान को हटाना नहीं था, उसके बाद लाजमन पाकिस्तान को भी डिसइंटीग्रेट करना था और पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करके पाकिस्तान के एटमी हथियारों को न्यूट्रलाइज करना था और इसके बाद मुकम्मल तौर पर आलम इस्लाम उनके कब्जे में चला जाता, क्योंकि कोई और मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं था जो मुजाहमत कर सकता। पाकिस्तान को कहा भी इस्लाम का किला जाता है। और इस वजह से जब अफगानिस्तान में ये अमेरिकन पहुंचे हैं
انہوں نے براہ راست آتے ہی بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ کرنا شروع کیا. براہ راست انہوں نے اس غصے کو، غم غصے کو استعمال کرنا شروع کیا پاکستان کی ریاست کے خلاف، جو کہ ہمارے ٹرائبل ایریاز میں پیدا ہو گیا تھا پاکستان کی حکومت کے خلاف، اس لیے کہ ہم نے طالبان کے خلاف امریکنز کا ساتھ دیا تھا. اور امریکنز نے اس ٹرائبل ایریاز میں کچھ ایسے گروپ تلاش کرنے شروع کیے کہ جو اس عقیدے اور آئیڈیالوجی پر ہوں جس کو تکفیر کہتے ہیں، جس کے مطابق تمام پاکستان کی ریاست کافر ہے، یہ مرتد ہیں، ان کا قتل جائز ہے اور ان کو قتل کرنے میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے. یہ ایک خوفناک مذہبی عقیدہ ہے جو ایک چھوٹے سے مسلمان، جو تاریخ میں بھی اکثر ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ مسلمان چھوٹے گروہوں میں یا فرقوں میں یہ فرقہ گروہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اس گروہ نے اپنا غصہ پاکستان کی ریاست پہ جب نکالنا شروع کیا اور ایک نظریاتی آئیڈیالوجیکل جنگ شروع کی پاکستان کی ریاست کے خلاف. دیکھیے، کوئی خودکش حملہ آور پیسے دے کے اپنے آپ کو نہیں ختم کرتا. وہ جب حملہ کرنے جا رہا ہے تو وہ نظریاتی طور پر ایک بلیف کے ساتھ جا رہا ہے، ایک آئیڈیالوجی کے تحت جا رہا ہے، کیونکہ اپنے خیال میں وہ جنت میں جا رہا ہے. اور جب وہ 40 50 60 مزدوروں کو قتل کرتا ہے وہاں فیکٹری کے باہر، تو اس کو اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ 150 گھروں کے چراغ بجھا کے اس نے بہت نیک کام کیا. اب یہ اتنی خوفناک آئیڈیالوجی ہے کہ جس کا اگر یہ آئیڈیالوجی پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دے تو اسرائیلیوں کو اور انڈینز کو اور CIA کو مزید کوئی گروپ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف انہی کو فنڈ کریں تو یہ پاکستان کی ریاست کو تباہ کر دیں گے. اور جب یہ خودکش حملے پاکستان میں شروع ہوتے ہیں تو یہ پوری دنیا میں واویلا شروع کر دیتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں گرنے والا ہے، لہٰذا پاکستان کو مزید ڈس انٹیگریٹ کر کے اس کے ایٹمی ہتھیار قبضے میں کر لی جائیں. یہ بات لازماً اس لیے ذہن میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ پاکستان میں آپ آس پاس دیکھ رہے ہیں اس کا براہ راست تعلق ان دونوں آئیڈیالوجی سے ہے. ایک طرف تکفیر کی آئیڈیالوجی سے اور ایک طرف نیو کون آئیڈیالوجی سے، جو پاکستان کے حصے بکھرے کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ایٹمی ہتھیاروں پر قبضہ چاہتے ہیں. صحیح. اب بنیادی طور پر جو امریکنز نے 4 کام کیے افغانستان میں آنے کے بعد، پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ بلوچستان سیپریٹسٹ کو مدد کرنی شروع کی، BLA کو. دوسرا، انہوں نے پختون سب نیشنلسٹ سیپریٹسٹ کو مدد کرنی شروع کی جو ہمیشہ پختونستان بنانے کی بات کرتے ہیں. تیسرا، انہوں نے کام یہ شروع کیا کہ انہوں نے تحریک طالبان کی مدد کرنی شروع کی. اسلحہ، اکوپمنٹ، سپلائز، روپیہ اور پیسہ جو تحریک طالبان کو مل رہا ہے پاکستان میں دھماکے کرنے کے لیے، پاکستان سے تو نہیں جا رہا، یہ تو پیچھے افغانستان کی طرف سے آ رہا ہے. اور جو چوتھا کام انہوں نے شروع کیا وہ یہ کہ سندھ میں انہوں نے ایتھنک لائنز پہ پشتون اور اردو اسپیکنگ کے درمیان فساد کروانے کا پلان بنایا. ظاہر صاحب، یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف. بریک پر جانے سے پہلے ہماری ڈسکشن جاری تھی پاکستان میں نیوکلیر ایسٹس کا کنٹرول جو آرگنائزیشنز چاہتی ہیں ان کے حوالے سے بات کرے تھے زید صاحب کائنڈلی کنٹینیو. دیکھیے، جو بات ہم کر رہے تھے کہ وہ جو 4 سٹیپس انہوں نے لیے، بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ کیا، انہوں نے پختون سب نیشنلزم کو سپورٹ کیا، اس مذہبی دہشت گردی کو سپورٹ کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے پاکستان ری اسٹیبلائز ہونے کا اندیشہ تھا اور ان کو بہانہ ملتا تھا کہ یہ مذہبی دہشت گردی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر ہمیں قبضہ کر لینا چاہیے. اور چوتھا انہوں نے یہ کیا کہ سندھ میں، خاص طور پر کراچی میں، انہوں نے پشتون اور اردو اسپیکنگ مسلمانوں اور پاکستانیوں کے درمیان فساد کرانے کے لیے پروپیگنڈا اور ایک پلان بلڈ کرنا شروع کیا. دیکھیے، 9/11 کے بعد 2001 سے لے کر تقریباً 2005 تک تو ہم ایک آنکھ بند کر کے ایک اندھی پالیسی فالو کرتے رہے جو امریکنز ہمیں کہتے رہتے کرنے کے لیے. نتیجتاً ہم نے خود بھی بہت نقصان اٹھایا، پوری قوم کو نقصان پہنچا، فوج کو نقصان پہنچا اور ایک شدید غم و غصہ اور قوم بکھرنا شروع ہو گئی. اور یہ وہ وقت تھا کہ جس میں امریکنز کو پوری طرح موقع ملا کہ یہ اپنے ایسٹس کو پلیس کریں پاکستان کے اندر اس بڑے کھیل کے لیے جس کو یہ کھیلنا چاہتے تھے. پوری پلاننگ کرنے کا موقع مل گیا. 2007 کے آس پاس جب پہلی دفعہ پاکستان کو سالڈ پروف مل گئے اس بات کے کہ بلوچستان لبریشن آرمی کی دہشت گردی اور تحریک طالبان کو جو پیچھے سے اسلحہ، ریکوپمنٹ اور سپلائز اور ویپنز دیے جا رہے ہیں وہ سارے انڈین ایسٹس کی طرف سے دیے جا رہے ہیں. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم جب پاکستان نے کنفرنٹ کرنا شروع کیا امریکنز کو. یعنی اس وقت امریکنز کے آگے پاکستان نے ریزسٹ کرنا شروع کیا کہ آپ کی اس پالیسی سے پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے اور آپ دہشت گردی پاکستان کے اندر کروا رہے ہیں. اور وہ جو پریشر تھا پاکستان کے اوپر 9/11 کے بعد 2006 اور 2007 تک وہ پریشر کم ہو چکا تھا. پاکستان خود خاصا اس حد تک قابل ہو گیا تھا کہ یہ امریکنز اتنے کمزور ہو چکے تھے اور اتنی مار کھا چکے تھے افغانستان میں اور طالبان چونکہ خود بخود زبردست مزاحمت کر رہے تھے تو پاکستان اب اس قابل تھا کہ امریکنز کے ساتھ کچھ شرائط طے کر سکے، سٹینڈ لے. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب پاکستان نے، آپ نوٹ کریں گے کہ معاہدے کرنے شروع کیے ٹرائبل ایریاز میں اور پاکستان نے فرق کیا افغان طالبان میں اور القاعدہ میں اور پاکستانی طالبان کے ان گروہوں میں کہ جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہیں یا جو پاکستان کی ریاست سے جنگ نہیں کرنا چاہتے. اس سے پہلے فرق نہیں تھا.
اس سے خاصا پہلے بھی پاکستان نے یہ اٹیمپٹس کیے تھے. جس طرح ساؤتھ وزیرستان میں بیت اللہ محسود سے پہلے نیک محمد وہاں پہ کمانڈر تھا پاکستان, اور وہ پاکستان سے نہیں لڑنا چاہتا تھا. پاکستان نے اس سے پیس ڈیل کی تھی. جس لمحے پاکستان نے نیک محمد سے پیس ڈیل کی, امریکن نے اس کو قتل کرا دیا. اور اسی طرح امریکن ہر اس ملٹری کمانڈر کو اٹیک کرتے تھے جس سے پاکستان پیس ڈیلز کرتا تھا. اور جو پاکستانی ریاست سے جنگ کرتے تھے, امریکن ان کو پروٹیکٹ بھی کر رہے تھے, اسلحہ بھی دے رہے تھے, اکوپمنٹ بھی دے رہے تھے, ٹیکنالوجی بھی دے رہے تھے, اور سیٹلائٹ انفارمیشن بھی دے رہے تھے کہ پاکستان آرمی کی موومنٹ کہاں کہاں ہوتی ہے, تاکہ وہ اپنے آپ کو بچاؤ بھی کر لیں اور پاکستان آرمی پر حملے بھی کر سکے. یہ ایک ناپاک کھیل تھا, اور جو CIA آرکسٹریٹ کر رہی تھی انڈین را کے ساتھ مل کر پاکستان آرمی کے خلاف اور یا پاکستانی کی ریاست کے خلاف. یہ باتیں جب پتہ لگنی شروع ہوئی پاکستان کو 2007 میں, اس کے پروف ملے, کنفرنٹ کیا گیا امریکنز کو. That was the time when Americans thought کہ اب پریزیڈنٹ مشرف اپنی زندگی پوری کر چکے ہیں اور اب ان کو تبدیل کر دینا چاہیے. ہمیشہ امریکنز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک فوجی حکمران کو یا سیاسی حکمران کو استعمال کر لیتے ہیں خاص وقت تک, اس کے بعد اس کو ڈسپوز کر دیتے ہیں. اور پریزیڈنٹ مشرف کا یہ ٹائم تقریباً 2007 کے قریب, جو امریکن نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو ریپلیس کر دینا, کیونکہ اور بہت ساری باتیں تھیں جو امریکنز چاہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ مشرف کریں اور وہ نہیں کر رہے تھے. مثلا ڈاکٹر AQ خان والے مسئلے پر ابھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ انہوں نے امریکنز کے حوالے نہیں کیا تھا. انہوں نے IPI گیس لائن, وہ جو پاکستان ایران گیس لائن پائپ لائن ہے, امریکنز چاہ رہے تھے کہ پاکستان اس کو ابینڈن کر دے, پاکستان نے نہیں کیا. چائنا کے ساتھ تعلقات ہمارے رہے, نیوکلیر اور میسائل پروگرام پر ہم کام کرتے رہے. تو اس بات کے باوجود کہ پاکستان نے ایک شرمناک ریلیشن شپ وار آن ٹیرر کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ رکھی ہوئی تھی, اس کے نیچے پاکستان نے کچھ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, اور امریکنز بہت زیادہ اس پر بے چین ہوئے. لیکن جو سب سے زیادہ کنفرنٹیشن اس وقت امریکنز کے ساتھ اس وقت کی حکومت کی یا پریزیڈنٹ مشرف کی بلڈ ہونا شروع ہوئی کہ جب یہ سارے ایشوز امریکنز کو پیش کیے جانے لگے کہ آپ انوالوڈ ہیں پاکستان میں دہشت گردی کرانے کے لیے, اور افغان حکومت اور انڈین حکومت انوالوڈ ہے اس ساری انسرجنسی کو. سو دیٹ واز دا ٹائم وین امریکنز ڈیسائیڈڈ کہ پاکستان میں جمہوریت لائی جائے. دیکھیے یہ جمہوریت مصر میں کیوں نہیں لاتے اور اردن میں کیوں نہیں لاتے, جب وہاں 30 سال سے بیٹھے ہوئے ان کے جو حکمران, جو ان کے حلیف ہیں. جمہوریت اسی وقت لے کر آتے ہیں کہ جب وہ حکمران ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہونا شروع ہو جائے. کوئی تو وجہ ہے کہ امریکنز نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پریزیڈنٹ مشرف کو ریپلیس کر دینا چاہیے. اور دیٹ واز دا ٹائم وین دے ڈیسائیڈڈ, اور یہ سارا پروسیس انہوں نے ایکسلریٹ کرنا شروع کیا پاکستان میں ڈیموکریسی اور جمہوریت کا. کچھ بہت سارے فیکٹرز ایسے تھے جو ان کے ہاتھ سے باہر نکل گئے, یعنی جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل ہو گیا, جو اسیسینیشن ہو گئی, وہ ان کی کیلکولیشن میں نہیں تھی, ان کی پلاننگ میں نہیں تھی. اس کی وجہ سے سارا کھیل ان کا ٹپسی ٹربی ہو گیا. سارا ان کا کھیل جو تھا ان کو ایک دفعہ ری آرگنائز کرنے میں مزید چند مہینے لگے, کچھ وقت لگا کہ اس سارے کھیل کو ری آرگنائز کریں اور اپنے تمام مہروں کو دوبارہ جگہ پہ بٹھائیں کہ جو انہوں نے کام کرنا تھا اس پہ. دیکھیے 1988 میں جب جنرل ضیاء کا کریش ہوا تھا تو ایگزیکٹلی یہی گیم تھا. جنرل ضیاء کو افغانستان کے دور میں انہوں نے استعمال کیا جب ان کا وقت پورا ہو گیا, جب انہوں نے یہ امریکنز نے محسوس کیا کہ جنرل ضیاء کو آپ کسی پبلک تحریک کے ذریعے یا ایک کو کے ذریعے یا بغاوت کے ذریعے نہیں قتل کرا سکتے ہیں, یہ طاقت سے نہیں ہٹا سکتے ہیں, تو انہوں نے ان کی براہ راست اسیسینیشن کی. یعنی موساد شامل تھی اور انڈین شامل تھے اس اسیسینیشن میں. اس کے بعد سول حکومتیں, کیونکہ سول حکومتوں کو جو کہ کنٹرول کرنا ان کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ آسان ہے, اور فوجی حکومت میں یہ ہے کہ چونکہ فیصلہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, یا تو وہ پورا ان کی طرف چلا جاتا ہے یا اگر وہ سٹینڈ لے لیں ان کے خلاف تو پھر سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. لہٰذا یہ ان کے لیے پھر ڈیفیکلٹ سچویشن بن جاتی ہے. تو شروع میں تو جنرل مشرف بھی بالکل ان کے ہاتھ میں رہے اور یہ جو چاہتے تھے یہ ان سے کرواتے تھے ایز فار ایز وار آن ٹیرر اور دس ایریاز از کنسرن. بعد میں جب سٹینڈ لینا شروع کیا پاکستان نے, جب پاکستان کی پالیسی ری تھنک ہوئی, پاکستان میں دہشت گردی کی کیمپین شروع ہوئی اور اس کے بعد ایک پالیسی ری ایویلویشن ہوئی, تو یہ امریکنز کو بہت بری لگی. کنفرنٹیشن اب براہ راست امریکن سے شروع ہو گئی ہماری. دیکھیے 1953 میں مصدق کے خلاف جو ایران کا پرائم منسٹر تھا, CIA نے کو ارینج کیا تھا, اور وہ ایک کلاسک ایفرٹ تھی, ایک کلاسک آپریشن تھا CIA کا, کہ جس میں انہوں نے کروڑوں ڈالر انویسٹ کر کے سول سوسائٹی کو موبلائز کیا. انہوں نے لائرز موومنٹ, ججز کو, جوڈیشری کو, اخباروں کو, میڈیا کو, پولیس کو, سول سوسائٹی کو, فوج کو خریدا اور بغاوت برپا کرائی ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف. وہ ایک کلاسک آپریشن ہے, اس کی تاریخ پڑھیے. آلموسٹ وہی ٹیکسٹ بک انہوں نے اٹھائی اور اب پاکستان پر اپلائی کرنا شروع کر دی انہوں نے. مصدق آپریشن 1953 کا, کہ پاکستان میں رجیم چینج کس طرح لایا جائے, سول سوسائٹی کی موبلائزیشن, میڈیا کی خرید و فروخت, میڈیا میں ہیوی پینیٹریشن CIA نے کی تاکہ پبلک اوپینین تبدیل کیے جا سکے, سول سوسائٹی کے گروپس کو موبلائز کیا جن کی فنڈنگ امریکن ایمبیسی سے ہو رہی تھی, اور یہ تمام انہوں نے آرکسٹریٹ کیا ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے کہ جیسے پوری قوم جمہوریت چاہتی ہے اور ڈیموکریسی چاہتی ہے, وہ ڈیموکریسی جو کمپلیٹلی CIA اسپانسرڈ, CIA فنڈڈ, CIA کنٹرول تھی. اور مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ تمام رکاوٹیں جو ان کو مل رہی تھیں اب آخر میں مشرف آخری دور میں, ان تمام رکاوٹوں کو ختم کیا جائے اور وہ آبجیکٹو جو ان کے باقی رہ گئے تھے پاکستان میں اچیو ہونے کے, ان کو اچیو کیا جائے. یہ ڈیموکریسی انہوں نے اچیو کر لی.
اپنی, اور یہ صاف ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ CIA اسپانسر ڈیموکریسی ہے جو پاکستان میں آ جائی ہے. جتنی بھاری انوالومنٹ امریکن ایمبیسی کی اور امریکنز کی اس وقت ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال میں, ہمارا کوئی منسٹر اور وزیر کیبنٹ سے مشورہ نہیں کرتا, لیکن پہلے امریکن ایمبیسڈر سے مشورہ کرتا ہے جا کے. ان کی میٹنگز دبئی میں اور لنڈن میں ہو رہی ہوتی ہیں. اس وقت جس لیول پر انوالومنٹ امریکنز کی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ CIA انوالو نہیں ہے یا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے قوم کو, تو یہ جو کچھ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مقصد آبجیکٹو اس کا وہی ہے جو نیوکونس کا انیشل آبجیکٹو تھا, کہ پاکستان کے اندر اتنا سوشل فریگمنٹیشن بلڈ کی جائے, اتنا فساد برپا کیے جائے صوبوں کے درمیان, اتنا فساد برپا کیے جائے سیاسی طور پر, انٹرنلی اتنے ویک ہو اور آپ اس کا نتیجہ یہ دیکھیے کہ آلموسٹ پچھلے 1 سال سے پاکستان میں کوئی حکومت نہیں ہے. PMLQ کی حکومت جب ختم ہوئی آخری 3 مہینے انہوں نے کام بند کر دیا, پھر کیئر ٹیکرز آئے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, پھر یہ حکومت آئی تو یہ تو کام ہے ہی نہیں یہ حکومت. تو پچھلے پریکٹیکلی 8-9 مہینے سے جب پاکستان جیسے مہم میں جب ملک 2 جنگیں لڑ رہا ہو, ایک بلوچستان میں ایک وزیرستان میں, اور پاکستان میں خودکش حملوں کی خریز کیمپین چل رہی ہو, ایسے موقع پہ جب مرکز ہی نہ ہو پاکستان کا, حکومت ہی نہ ہو پاکستان کی, تو پاکستان کا پھر کیا حال ہوگا. یہ سارا گیم CIA آرکسٹریٹ کر رہی ہے اور انڈینز اس میں براہ راست ملوث ہیں ان کو سپورٹ کرنے میں. تو اس وقت کی پریزنٹ انوائرمنٹ تو یہ ہے ہمارے پاس. جی زید صاحب, ہم یہیں سے ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. ڈیفینیٹلی آپ کی باتوں سے بہت ساری عوام جو ہے ہماری مستفید ہو رہی ہوگی. ویورز ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ویلکم بیک. ویورز آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس. زید صاحب ایک سوال یہاں میں آپ سے کرنا چاہوں گی. بہت عرصے سے پریزیڈنٹ مشرف, ایکس پریزیڈنٹ آف کورس اب وہ ہمارے ہیں, ایک کیمپین ان کے خلاف, اینٹی کیمپین تو ان کے خلاف چل ہی رہی تھی, لیکن یہ بات کھل کر ایسا سامنے نہیں آ رہی تھی. بہت سارے لوگوں کو بہت عرصے سے لگ رہا تھا کہ ان کو اب ریپلیس کر دیا جائے گا, لیکن میں جاننا چاہوں گی یہی وقت کیوں چنا گیا ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے؟ دیکھیے بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا ہے. پریزیڈنٹ مشرف کو فائنلی امریکنز کا شروع میں پلان یہ تھا کہ جب پولیٹیکل حکومت بنے گی تو پریزیڈنٹ مشرف کو ایک فگر ہیڈ بنا کے پریزیڈنٹ چھوڑ دیا جائے گا, تاکہ اگر یہ پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ فیل ہوتا ہے تو پھر یہ بیک اپ کے طور پر ان کو استعمال کیا جائے. صحیح. ان کو کرنے کا فیصلہ تقریباً 3-4 ہفتے پہلے ہوا ہے, بہت پہلے نہیں ہوا. اور کچھ ایونٹس ایسے ہوئے ہیں جس میں براہ راست تصادم ہوا پاکستان کا یا ISI کا CIA کے ساتھ. ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر کے امریکہ جانے سے پہلے ایک سٹیپ لیا گیا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ISI کو منسٹری آف انٹیریئر کے تحت کر دیا جائے گا. پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں کیا گیا کہ ISI منسٹری آف انٹیریئر کنٹرول کرے, اور بہت طوفان اور ہلچل مچی, اور اتنی ہلچل مچی کہ رات کے 3:30 بجے ان آرڈرز کو ریورس کرایا گیا. اور یہ پرائم منسٹر کے لیے, پرائم منسٹر کی پوری ٹیم امریکہ جا رہی تھی اور ان کی غیر موجودگی میں صبح آرڈرز کو ریورس کرایا گیا یہاں پر, اور یہ کلیریفیکیشن دینی پڑی, بڑی امبیرسمنٹ اور خفت اٹھانی پڑی گورنمنٹ کو کہ صاحب یہ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا اور یہ آرڈر غلط نکل گئے تھے, بڑی کہانی دی گئی جو بھی تھا. مگر یہ پہلا کلیئر سائن تھا کہ CIA اب براہ راست ISI کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے. اور یہ ایک تصادم ہوا تھا ایک پاکستانی سیکرٹ سروس کا اور امریکن سیکرٹ سروس کا, کیونکہ اب اس سے پہلے اگر آپ نوٹ کریں تو کئی ماہ سے ایک کیمپین گلوبل میڈیا میں بلڈ کی جا رہی تھی کہ ISI ایک روگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے, ان کے قابو سے باہر نکل گئی ہے, وہ اپنی پالیسیز خود بنا رہی ہے. کیونکہ بیسکلی ہو یہ رہا تھا کہ پاکستان نے اب اپنی پالیسیز, افغان پالیسی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بنانی شروع کر دی تھی. جو بات ہم نے کہی نا کہ انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا کہ اچھے طالبان کون ہیں اور برے طالبان کون ہیں, پاکستانی طالبان میں اور افغان طالبان میں فرق کیا. پھر پاکستانی طالبان میں انہوں نے ان گروپس کو ریکگنائز کیا کہ جو جنونلی افغانستان میں لڑنا چاہتے ہیں اور وہ ہیں جو جنونلی صرف پاکستان سے لڑنا چاہتے ہیں, ان میں فرق کیا, اور اس لحاظ سے ان کو ڈیل کرنا شروع کیا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے. اس بات پر CIA بھڑک گئی, اس بات پر فیصلہ کیا گیا کہ ISI کو کنٹرول کیا جائے. آج بھی یہی اسٹیٹمنٹس اخباروں میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ ISI کو کنٹرول کرنا لازم ہے, کیونکہ امریکن کے لیے ہوئی بھی ہے. کنٹرول وہ نہیں کر پا رہے, تو جنگ اس بات کی. اس کے بعد جو دوسری ہوئی, جس بات کو پاکستان کے اخباروں میں پریس میں رپورٹ بھی کیا گیا کہ جب امریکن جنرل پچھلے دنوں پاکستان آئے تو پاکستان کے اس وقت کے پریزیڈنٹ مشرف نے, آرمی چیف نے اور ISI چیف نے ان کو پریزنٹیشنز دی جس میں یہ صاف صاف دکھا دیا کہ برامداد بگٹی جو BLA کا ہیڈ ہے وہ دہلی میں انڈین را آفیشل سے مل رہا ہے, وہ کابل میں را کے آفیشل کے ساتھ مل رہا ہے, اور انڈین ایمبیسی اس کو سپورٹ کر رہی ہے, ان کی گاڑیوں میں وہ پھر رہا ہے. اور اس کے بعد کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جب پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز نے امریکنز کو اطلاع دی کہ بیت اللہ محسود اس جگہ سے اس جگہ پہ جا رہا ہے اور اس گاڑی میں سوار ہے, گاڑیاں ریکگنائز کرا دی گئیں, کانوائے بتا دیا گیا, اس کے باوجود امریکن ڈرونز اوپر موجود تھے, انہوں نے اس پہ لاک کر لیا لیکن اس پر فائر نہیں کیا, اس کو بچاتے رہے, وہ پروٹیکٹ کرتے رہے. اور یہ پاکستان کے لیے اور ایک خوفناک بات تھی کہ اس سارے ثبوت کو, جس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی موجود تھی, کنفرنٹ کیا گیا امریکن ملٹری کمانڈرز کے ساتھ اور امریکن گورنمنٹ کے ساتھ. اور یہاں پر امریکن نے بالکل ڈیسائسولی دیکھ لیا کہ اب ان کا سارا کھیل کھل چکا ہے, ان کے سارے راز کھل چکے ہیں. اب
पूरी तरह वो तसादुम में आ गई हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। इन अमेरिकन इंटरेस्ट और पाकिस्तानी इंटरेस्ट अब बिल्कुल तसादुम में थे इस सारी हरकतों की वजह से। यहां पर यह फैसला किया गया कि सबसे पहले एक एक करके उन तमाम एलिमेंट्स को रिमूव किया जाए कि जो इस बात को रेजिस्ट कर रहे हैं कि ISI शुड बी गिवन अंडर दी डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ दी सिविलियन गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। नाउ सबसे पहला स्टेप इस प्रोसेस में यह था प्रेसिडेंट मुशर्रफ को रिमूव करना। सो सडनली यू सॉ कंप्लीटली चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ माइंड। जो पहले उनका प्लान था कि इनको रखेंगे बैकअप के तौर पर, वो सब खत्म कर दिया गया और इमीडिएटली मूव इस तरह किया गया एंड एवरीबडी अबैंडन्ड हिम। यानी इनको अमेरिकन ने अबैंडन कर दिया, उनके सारे दोस्तों ने अबैंडन कर दिया, मीडिया बराह रास्त एक एनवायरमेंट क्रिएट की, उनके जो एसेट्स थे मीडिया में उन्होंने, सो ही वाज गॉन। इसमें कोई एतराज नहीं है कि एक सिविलियन हुकूमत एक कानूनी अपना हक इस्तेमाल करते हुए मुल्क के प्रेसिडेंट को इंपीच कर दे, इसमें कतन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रेसिडेंट मुशर्रफ को इंपीच होना चाहिए था अपनी पार्लियामेंट से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम उस वक्त है कि जब CIA प्लान करे उनको इंपीच करने की, जब अपनी कौम खुद करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वही खेल था कि जो मुजीबुर रहमान जब मुजीबुर रहमान को पकड़ा गया और अगरतला साजिश के अंदर वो गिरफ्तार होता है, तो पाकिस्तान की सियासी जमातों ने सिर्फ अयूब की मुखालफत में उन गद्दारों का साथ दिया जो पाकिस्तान तोड़ना चाह रहे थे। उसकी हम पूरी तफसील डिस्कस कर चुके हैं। आप जरूर सियासतदानों का साथ दें, आप जरूर फौजी हुक्मरानों या डिक्टेटर्स की मुखालफत करें, लेकिन CIA रॉ के कहने पर ना करें, अपने कहने पर करें। और होता पाकिस्तान में यह है कि जिस तरह 71 के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कहते हैं, लेकिन वो रॉ इंजीनियर्ड और रॉ स्पॉन्सर्ड इलेक्शन थे और CIA इंजीनियर्ड इलेक्शन थे। इसी तरह के आज की तारीख में भी आज भी यही मामला हुआ है। सेकंड स्टेप क्या होगा कि अपना किसी आदमी को ये प्रेसिडेंट बनाएंगे, किसी ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बनाएंगे जो अमेरिकन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो, उनकी सारी बात को सुने। और थर्ड स्टेप प्रॉब्ली ये होगा कि या तो आर्मी चीफ को चेंज करेंगे या DG ISI को चेंज करेंगे। और चौथा ये होगा कि फिर ISI को दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे डालने की कोशिश करेंगे या उसके अंदर अपने आदमी बिठा के इसको काबू करने की कोशिश करेंगे। हम बड़ी साफ बात इसलिए कर रहे हैं कि आज कौम को जो खतरात हैं बिल्कुल वाजे कर देने चाहिए, क्योंकि ये मीडिया नहीं बताएगा। इन बातों से हमें भी खतरा होगा, हमें मालूम है, लेकिन हम ये सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि पूरी कौम के 16 करोड़ मुसलमानों और पाकिस्तान को जो आलम इस्लाम का आखिरी किला है, इसके खिलाफ जो साजिशें की जा रही हैं, अब इस कौम को पता लग जाना चाहिए कि इसके खिलाफ क्या गेम प्लान हो रही है। बिल्कुल। और इंशाअल्लाह ऐसा होगा नहीं, ये हम इनका गेम बता रहे हैं, ऐसा ये कर नहीं सकेंगे, होगा नहीं इंशाअल्लाह। क्योंकि जब ये बातें, जब राज खोल दी जाए दुश्मन के, उनके सारा गेम प्लान खोल दिया जाए, तो कौम बेदार हो जाती है, कौम को पता लग जाता है कि गेम क्या हो रहा है। हुक्मरानों से भी हम कहेंगे कि होश में आए और इस वक्त CIA और अमेरिकन का खेल कर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क न करें। क्योंकि अगर आप ये नोट करें कि इस वक्त पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग और फ्रंटियर में और पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं कि जो अब इन दहशतगर्दों के खिलाफ हो चुके हैं। लोगों को पता लग गया है कि ये दहशतगर्द किसका खेल खेल रहे हैं। पहले आर्मी में भी कंफ्यूजन थी, जब इनके खिलाफ जंग की जाती थी तो फौज में भी कंफ्यूजन थी कि शायद हम अपने लोगों को मार रहे हैं। लेकिन अब ये बात जबकि इंडियन एसेट्स, अफगान एसेट्स, CIA एसेट्स मालूम हो चुका है कि ये लोग इसमें शामिल हैं। पाराचनार की जो लड़ाई हो रही है उसके अंदर बराह रास्त अफगान आर्मी के कई हजार ट्रुप्स शामिल हैं जो कि आके यहां फसाद बर्पा कर रहे हैं। लोग पकड़े गए हैं, यूनिफॉर्म्स के साथ पकड़े गए हैं, सवात में उनके वेपन्स और इक्विपमेंट और सप्लाईज मिल रही हैं। और यही हाल साउथ वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो खुल के टीवी पे आकर ओन करते हैं कि सारे मुल्क में कुछ हमले हमने किए हैं और हम मजीद करेंगे जाकर और बेगुनाह इंसानों को कत्ल करेंगे। ये सारे पहचान लीजिए अच्छे तरीके से कि ये इंडियन और इसराइली और CIA एसेट्स हैं, ये जहादी नहीं है। अफगान तालिबान मुल्ला उमर जहादी है, फर्क करें दोनों में। और ये वो सारे एलिमेंट्स हैं कि जो पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना चाह रहे हैं और जिसकी और इस सारी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये इस वक्त जो हमारी सियासी चेंजेस आपको नजर आ, आप नोट नहीं करते हैं कि बलूचिस्तान में 15 अगस्त को इंडियन इंडिपेंडेंस डे वाले दिन छुट्टी दी गई है। दिस इज एक्सट्रीमली स्ट्रेंज। मैंने मतलब जब अभी भी मैं जान रही हूं तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। इस बात की बहुत बड़ा इशू है, रिपोर्ट नहीं किया इस बात को। 15 अगस्त वाले दिन बलूचिस्तान में क्यों छुट्टी दी गई सरकारी तौर पर? देखिए, इस वक्त अमेरिकन ने जो प्लेसमेंट की है अपने एसेट्स की, जो कराची के अंदर फसाद बर्पा करना चाह रहे हैं पश्तून और उर्दू स्पीकिंग मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का, बिला वजह झूठा प्रोपेगेंडा कि ये फसाद हो रहा है, वो फसाद हो रहा है और ये पहुंच गए, वो पहुंच गए, हंगामा हो जाएगा और तसादुम होने वाला है, कुछ भी नहीं, ऑर्केस्ट्रेटेड है सारा। ये 1953 का मुसद्दक का CIA मैनुअल उठा लीजिएगा, जो कुछ आप देख रहे हैं एग्जैक्टली वही हो रहा है आज पाकिस्तान में। बिल्कुल जैद साहब, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जैद साहब आज बहुत सारे इंकशाफात हमारे सामने कर रहे हैं, यकीनन आपको जानकर हैरानी भी हो रही होगी, लेकिन हमारा मकसद प्रोग्राम का यही है कि आप ये बातें सुने, समझें और फिर इन पर गौर करें। हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्रास टैक्स। हम बताते चलें कि आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से। जैद साहब कंटिन्यू प्लीज। अब देखिए, ये लोग प्लानिंग करते हैं और अल्लाह कहता है कि अल्लाह अपनी चालें चलता है और ये अपनी चाल चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इनकी चालें नाकाम कहां हो रही हैं। अफगानिस्तान में अल्लाह के फजल से अफगानिस्तान के तालिबान ने, मुल्ला उमर ने और हिकमत यार और जलालुद्दीन हक्कानी के ग्रुप ने
इस वक्त लिटरली काबुल का मुहासरा कर लिया है। नेटो फोर्सेस का हाल यह है कि वो अब पहले तो यह था कि मेयर ऑफ काबुल कहलाता था कारजाई, अब शायद मेयर ऑफ हिज ओन पैलेस भी नहीं है, अपने महल से बाहर नहीं निकल सकता, उसको इतनी दिक्कत हो रही है। और उसका गम और गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है फ्रस्ट्रेशन की वजह से। अफगानिस्तान में जो जंग हो रही है, एक बात याद रखिएगा, 90% उस जंग के तमाम फैक्टर्स और रीजंस अफगानिस्तान के अंदर ही हैं। अगर पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया से कुछ लोग चले भी जाते हैं उस जंग में शामिल होने के लिए, तो उनका रोल 6 या 7% से ज्यादा नहीं है। वो स्ट्रेटेजिक डिफरेंस नहीं डाल रहे हैं उस जंग पे, जो मैदान जंग जो अफगानिस्तान के अंदर लड़ी जा रही है। सही। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जंगें जब लड़ी जाती हैं तो वो सिर्फ अफराद से नहीं लड़ी जाती। अफगान जंग जो लड़ी गई थी पाकिस्तान को बेस एरिया बनाकर, तो उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं जो करामद होते हैं। एक, आपको मुजाहिदीन चाहिए होते हैं लड़ने के लिए जो अंदर जाते हैं। सही। दूसरा, आपको बेस एरिया चाहिए होते हैं जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं जहां वो तरबियत लेते हैं या आराम करते हैं। और तीसरा, उनको एक मैसिव असलहे की सप्लाई चाहिए होती है जिससे वो जंग करते हैं। ये सबको मालूम है, ये बात नेटो को भी मालूम है, अमेरिकन को भी मालूम है और पाकिस्तान को भी मालूम है कि पाकिस्तान की तरफ से तो कोई असलहा अफगानिस्तान में नहीं जा रहा है। बिल्कुल, ये तो सबको मालूम है ये बात। तो फिर जो जंग अफगानिस्तान में चल रही है उसका असलहा कहां से आ रहा है? वो असलहा ईरान और रूस की तरफ से आ रहा है, ये सबको मालूम है। लेकिन चूंकि टारगेट उन्होंने पहले पाकिस्तान को करना है, लिहाजा अभी ईरान को वो टच नहीं कर रहा है, रूस के खिलाफ बात नहीं कर सकते वो। और अगर चंद यहां पे मिलिटेंट ग्रुप्स चले भी जाते हैं पार अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, तो उससे कोई डिसाइसिव या फैसला कुन तब्दीली नहीं आ जाती अफगानिस्तान के अंदर जंग की सूरत हाल में। अफगानिस्तान के मुल्ला उमर और उनके तमाम मुजाहिदीन और तमाम अफगान वो अंदर ही लड़ रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आते वो। लिहाजा ये कहना कि पाकिस्तान अपने ट्राइबल एरियाज में बेदरेक कत्लेआम करे, एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सियासी नुक्ता नजर से भी और हकीकत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिर्फ एक खुराफात बात है। और पाकिस्तान ने बहुत समझदारी से अब अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया ट्राइबल एरियाज में। और जब एक मरतबा पाकिस्तान ने एक ये फैसला किया और फर्क किया, आप खुद देखेंगे फिर मकामी कबाइल भी उठ खड़े हुए उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग कर रहे हैं। साउथ वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में मुख्तलिफ ग्रोह बन गए हैं कि जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और उन एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है कि जो सीआईए एसेट्स हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो एक तो बहुत सख्त मार पड़ी है उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान में खुदकुश हमले कर रहे हैं पिछले चंद दिनों में। दूसरा ये हुआ कि इन्होंने वो तमाम पश्तून सब नेशनलिस्ट एलिमेंट्स अमेरिकन ने जो फ्रंटियर में ट्राइबल फ्रंटियर में बिठाई थी, फ्रंटियर में हुकूमत जिनकी कायम की थी, जो पश्तूनिस्तान की बात करते हैं, इनकी और मकामी तालिबान की लड़ाई हो गई। नतीजा यह है कि पिछले चंद दिनों में आप ये देखेंगे कि एक फूट पड़े एक फसाद हो गया है कि और जो एएनपी है फ्रंटियर में, उसके बहुत ज्यादा अफराद को मुसलसल कत्ल किया जा रहा है मकामी तालिबान की वजह से, क्योंकि मकामी तालिबान ये समझ रहे हैं कि एएनपी हुकूमत ने आकर इनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन करवाया, लिहाजा इनमें आपस में जंग शुरू हो गई। और जिसकी वजह से जो एएनपी है बिल्कुल दब के बैठ गई है। एएनपी की तमाम क़यादत इस वक्त शक खौफ में मुब्तला है पूरे फ्रंटियर में, बिकॉज दे आर ऑन द हिट लिस्ट। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दहशतगर्दी की कैंपेन है, उनके तमाम बड़े बड़े लीडर्स, चूंकि नवाब अकबर बुख्ती या बलाश मरी अफगानिस्तान के अंदर कत्ल हो गया था और बरामदार जो है वो काबुल या दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है, तो उनकी एक्सप्लोसिव बारूद सामान तो इनके पास पहुंच रहा है, पाइपलाइन तो वो तोड़ सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान अलग करने की सलाहियत इनके पास नहीं है। तो अल्लाह के फजल से यहां भी खतरा नहीं है कि बलूचिस्तान को टूट के अलग हो जाएगा। प्रॉब्लम्स हैं इसलिए कि जो हुकूमत अब बनी है वहां पर वो सारे प्रो अमेरिकन या सब नेशनलिस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट करने वाले हैं और प्रो इंडियंस हैं। जब भी तो उन्होंने 15 अगस्त को छुट्टी दी बलूचिस्तान में, और ये बात कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है। और इस वक्त जितने भी बीएलए के दहशतगर्द पकड़े गए थे उन सबको रिलीज किया जा रहा है बेदरेक में, ताकि वो दोबारा जाके पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन बिल्ड करें। इसी तरह सिंध में, कराची में मुसलसल कोशिश की जा रही है कि खुरेज फसादात कराए जाएं, और अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने करम किया है कि अभी तक फसादात नहीं हुए वहां पे, जो कोई टेंशन और फ्रिक्शन है। लेकिन इस सारे हंगामे में अभी तक फौज ने अपने आप को न्यूट्रल रखा हुआ है। फौज ने कतल सियासत में दखल नहीं दिया। फौज ने इस बात में भी दखल नहीं दिया कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ को सियासी जमातें जो हैं वो इम्पीच कर दें या वो रिजाइन कर लें। फौज ने इसमें भी दखल नहीं दिया कि इस वक्त सियासी मनूवरिंग या हुकूमत किसकी बन रही है, क्या सारा मामला है। और फौज सिर्फ अपने आप को प्रोफेशनल काम की तरफ फोकस किए हुए। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता ज्यादा। हाँ, लेकिन क्योंकि मुशर्रफ के दौर में इतने अरसे तक फौज अपने आप को इन्वॉल्व करती रही है कि अब फौज में भी ये बहुत बड़ी अवेयरनेस ये है कि हम अपने आप को अलग करके रखें और सियासत में दखल ना दें, और जो कुछ हो रहा है वो सियासतदानों को करने दें। और इसमें तो सियासतदान भी मान रहे हैं कि इस वक्त फौज कतई दखल नहीं दे रही। लेकिन अगर आने वाले वक्त में अगर वही गेम प्लान जिसकी वजह से प्रेसिडेंट मुशर्रफ को हटाया गया था, यानी आईएसआई को कंट्रोल किया जाए और वो पॉलिसीज जो अमेरिकन चाहते हैं पाकिस्तान में इंप्लीमेंट की जाए, जिनका ताल्लुक हमारे न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से है, डॉक्टर AQ खान से है, पाकिस्तान की उस रोल से है जो पाकिस्तान ट्राइबल एरियाज में अपनी जंगी हिकमत अमली डिप्लॉय कर रहा है, इससे है। और अगर हुकूमत ने इस पर बराह रास्त मुदाखलत करने की कोशिश की तो फ्यूचर ये है कि फिर बराह रास्त हुकूमत के और फौज के दरमियान ताल्लुकात खराब होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह की तरफ से कुछ मदद हमारी और भी हुई, जिसकी वजह से इंडियन गेम प्लान जो है वो खतरे में पड़ गया। कश्मीर में एक जबरदस्त बगावत बर्पा हो गई इंडियन हुकूमत के खिलाफ।
اور 60 साल के अरसे में पहली मर्तबा इंडियन जर्नलिस्ट और मीडिया ने लिखना शुरू किया है कि कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया है और कश्मीर को आजादी दे देनी चाहिए। यह नाकाबिले यकीन बात है। इस दफा श्रीनगर में 14 अगस्त पर जितने झंडे लगे हैं पाकिस्तान के, उससे पहले कभी नहीं लगाए गए, और सबसे बड़ा झंडा रेडियो श्रीनगर पर लगाया गया था। और इंडियन आर्मी इस वक्त दहशत और पैनिक में है, यानी, और आप हमारे मीडिया का हाल देखिए कि इस वक्त कश्मीर में होने वाली बगावत को जरा सी भी कवरेज नहीं दे रहा है। किस वजह से बगावत की क्या वजूहात है? ये तमाम फ्रस्ट्रेशन देखिए, हिंदू ज़ायनिस्ट हमने पहले ही अर्ज किया था कि जब उनको मौका मिलेगा मुसलमानों की जिंदगी तो तंग करेंगे और अजाब में करेंगे वो। सही। इस दफा कश्मीरियों ने, इंडियंस ने कोशिश की कि कई एकड़ जमीन कश्मीरियों की प्राइम लैंड जो थी वो हिंदुओं को अलॉट करना शुरू कर दी। ये एक छोटा सा ट्रिगर था जिससे बात भड़क गई। और जम्मू के हिंदुओं ने वो तमाम रास्ते बंद कर दिए जहां से कश्मीर की इकोनॉमिक सप्लाई लाइन जाया करती थी। सारे उनके जो गल्ले के और खुराक के और फलों के ट्रक्स थे वो जो को रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ कश्मीरी मुसलमानों का कि उनकी सप्लाईज बाहर न जा सकी बिकने के लिए। जब इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ, जब बिल्कुल खुदकुशी कि लिटरली नौबत ऐसी आ गई क्योंकि उनको कत्ल करने, पूरे कई लाख कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम, लिटरली इकोनॉमिक कत्लेआम था ये, तो कश्मीरी मुसलमान भड़क गए। और ये इतनी स्पॉन्टेनियस तरीके से ये बगावत बर्पा हुई है कि दिल्ली वो स्टन, इनके होशो हवास में ये बात नहीं थी, इनके हाथों के तोते उड़ गए जिसे कहते हैं। कि ये हुआ क्या है कि बैठे बिठाए वो कश्मीरी जो किसी हद तक डोसाइल हो गए थे पिछले 3 सालों में, और लाखों की तादाद में सड़कों पर निकल आए। 5 लाख भारतीय फौज के होने के बावजूद पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे इस तरह लगाए गए हैं कश्मीर में कि खुद इंडियन मीडिया फटफटा के कहता है कि अब हमें कश्मीर को आजादी दे देनी चाहिए वरना ये हमें भी ले बैठेंगे। वही बात जाहिद साहब कि हमारे मीडिया ने इसको कवरेज नहीं दी, और ये शर्मनाक बात है। और यही बात हम बताना चाह रहे हैं कि चूंकि इस वक्त हमारे मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतनी भारी पेनिट्रेशन है CIA की कि वो किसी सूरत में यह नहीं चाहते हैं कि इंडिया को या पाकिस्तानी किसी तरह कश्मीर की मदद करे, या पाकिस्तानी कौम जो उठ के कश्मीरियों की सपोर्ट करना शुरू करे। इस वक्त में कि जब हालात, लिटरली एनालिस्ट ये कह रहे हैं, खुद इंडियन जर्नलिस्ट और एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर थोड़ी मदद और कश्मीरियों की दे दी जाए तो कश्मीर मजबूरन इनको आजाद करना पड़ेगा। और हम इतना करीब पहुंच चुके हैं और कश्मीरी खुद कुर्बानियां दे रहे हैं। रोज आप देखिए 15, 20, 30, 40 वहां शहीद होते हैं। इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारा मीडिया भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। और ये, लेकिन ये ताईद अल्लाह की तरफ से आई कि इसकी वजह से इंडियन ऑपरेशंस इन द रीजन बुरी तरह डिस्टर्ब हुए। बैतुल्ला महसूद सख्त बीमार हो गया, वो इस काबिल नहीं कि लीड कर सके। बाजोड़ में इनको बड़ी मार पड़ी, सवात में इनको बड़ी मार पड़ी, मकामी आबादी उठ खड़ी हुई इनके इन मिलिटेंट्स के खिलाफ जो खुदकुश हमले पाकिस्तान में कर रहे थे। तो वो तमाम अमेरिकन एसेट्स जो इस इलाकों में थे वो इस वक्त अंडर प्रेशर है और अमेरिकन इसकी वजह से परेशान है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त किस्म की डिस्कशन जारी है। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक व्यूअर्स, यू वाचिंग ब्रास टैक्स। हमारे साथ मौजूद है हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ज़ैद हामिद साहब। सर, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी। बहुत सारे हालात पे हम बात कर रहे हैं इस वक्त, हालात हाज़िरा के हवाले से। आजकल के हालात में पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होना चाहिए और क्या वो अपना रोल किस तरह से प्ले कर रही है, इस बारे में आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, आपके सामने है ये बात। आप सर्वे करवा के पाकिस्तान में देख लीजिए, 99% पाकिस्तानी सियासी जमातों को और उनके कायदीन को गालियां दे रहे हैं इस वक्त। यानी लिटरली कैसे, और इनको नजर नहीं आ रहा है कि पूरी कौम इन पर लानत कर रही है और इन पर थूथू कर रही है। उस तमाम हरकतों की वजह से ये सारे सियासतदान कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, यानी लिटरली 1 साल हो गया पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, इलेक्शन कराए महीने हो चुके हैं और ये लोग अभी तक कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं आपस में। इन लोग को, और ये खतरात जो पूरी तरफ चारों तरफ मुल्क के फैलते चले जा रहे हैं, मुल्क में खुद कुछ हमले हो रहे हैं। 2 जंगें मुल्क की सरहदों के अंदर हो रही हैं। इंडियन और इसराइलीज और मुसाद और अफगान हुकूमत मिलकर पाकिस्तान को हिस्से बखरे करना चाह रहे हैं। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम थ्रेट में है, ISI को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान आर्मी पर प्रेशर डाले जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में इन लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बाहर की दाखिली ताकतें, खारजी ताकतें जो है पाकिस्तान के दाखिली मामलात में दखल देकर पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाना चाह रही है, और ये अपने छोटे छोटे मामलात के ऊपर जिनकी कोई हैसियत नहीं है आपस में झगड़ रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त एक मजबूत मरकज की जरूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त एक मजबूत सेंटर की जरूरत है कि जो तमाम सूबों के ग्रीवेंसेस को दूर करे, थ्रेट एनालिसिस करे, इन सारी चीजों को जिसको हमने रिकॉग्नाइज किया और आइडेंटिफाई करवाया, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज करके अच्छे तरीके से एक एक इशू को हैंडल करे। यकीन कीजिए सारे इश्यूज मैनेजेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खतरा अल्लाह के फजल से मुल्क को नहीं है। बहुत सारी चीजें सिर्फ ऑर्केस्ट्रेटेड हैं। उस बड़े CIA खेल का हिस्सा है ये कि पाकिस्तान में फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस ये क्रिएट किए जाएं। इनके एसेट्स अब ताकतवर जगहों पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, इसमें खासे लोग अनइलेक्टेड हैं। जो क्राइसिस क्रिएट किए जा रहे हैं, फूड के या एनर्जी के क्राइसिस, इसका मतलब है असल में इनकी कोई बेस नहीं है। ये तमाम चीजें बहुत आसानी से हैंडल की जा सकती हैं। ये तमाम चीजें, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चंद माह में $7 अरब गायब हो गए। कहां गए किसी को नहीं मालूम है।
पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस हो रहा है, देखिए कि गवर्नमेंट ही नहीं है, गवर्नेंस कैसे होगी? बिल्कुल। तो ये सारे क्राइसिस तो उस वक्त होते हैं कि जब मुल्क में कोई मरकज ही ना हो, जब एक एक शख्स 5-5 वजारतें चला रहा होगा, तो फिर कौन सी वजारत चलेगी यहां पर? ये प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, खतरात इतने बड़े नहीं हैं। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जा रही है, एक मीडिया टेररिज्म भी है। ये तसव्वुर दिया जा रहा है कि पेशावर फॉल होने वाला है, कभी कहते हैं कि कराची पर जनाब तालिबान कब्जा करने वाले हैं, कभी कहते हैं कि जनाब बलूचिस्तान हाथ से निकलने वाला है, कभी कहते हैं कि जी पाकिस्तान के एटमी हथियार जो है दुश्मन के दहशतगर्दों के हाथ में। ये सब मीडिया टेररिज्म है, ये सब दहशतगर्दी है जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जाती है, परसेप्शन वॉरफेयर की जा रही है कौम को डिमोरलाइज करने के लिए, और वो उसमें कामयाब भी हुए हैं। इन रियलिटी हम साफ बता रहे हैं, अल्लाह के फजल से कोई फेडरेशन को थ्रेट नहीं है, प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, कौमों की तारीख में ऐसे वाकयात आते हैं, इसको हैंडल करना होता है, इनको फेस करना होता है। अभी तक दुश्मन इतना ताकतवर नहीं है कि पाकिस्तान की फेडरेशन को तोड़ के अलग कर दे। 1968 और 71 के क्राइसिस समझिए, सिर्फ एक सदर की दुश्मनी में दुश्मनों का साथ मत दीजिए, कि दुश्मनों का गेम प्लान मत फॉलो अप कीजिए और आपस के झगड़े जरा बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि जिस किस्म का क्राइसिस मुल्क में तो फिर या तो फिर एक जमीन पे सड़क पे इंकलाब बर्पा होगा कि लोग इनको अपने इनके घरों से निकालकर सजाएं देंगे, या फिर वही होगा कि जो पाकिस्तान की तारीख में होता है कि फौज को मजबूरन दखल देना पड़ेगा। अगर फिर से डिक्टेटरशिप और सब, अगर ये चाहते हैं कि इस सारे मामलात को तबाही से बचाएं, तो इस वक्त की जो हुकूमत और सियासतदान है, इनको अमेरिकन खेल बंद करना पड़ेगा, इनको तसादुम का रास्ता बंद करना पड़ेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और उनको तवज्जो देनी पड़ेगी उन इश्यूज के ऊपर, उस खेल पर जो सीआईए पाकिस्तान में क्रिएट कर रही है। अगर ये सीआईए का खेल खेलेंगे, देखिए पाकिस्तान के इस वक्त बड़ी बड़ी पोस्टिंग्स पे वो लोग बैठे हुए हैं जो इलेक्टेड नहीं हैं, जो लिटरली वॉशिंगटन से भेजे गए हैं पाकिस्तान की अहम जगहों पे बैठकर पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाने के लिए, और ना उन्होंने ओथ लिया, ना वो किसी के आगे जवाब दें, और वो सीआईए प्लांटेड एसेट्स हैं। हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, आसपास देखिए आपको ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की बिल्ड हुई हुई है। खेल सारा ये है, तकफीरी और न्यूकॉन्स को एक दूसरे की जरूरत है। अफगानिस्तान से बैठ के वो तकफीरियों की मदद कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर कयामत बर्पा हो, और सब नेशनलिस्ट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एसेट्स को भी एक मजबूत मरकज की बेशक जरूरत है, लेकिन अल्लाह के फजल से कोई अभी तक फौज मुस्तहकम है, फेडरेशन अपनी जगह पे मौजूद है, और जो अमेरिकन चाहते थे, जो उनके एसेट्स थे ऑन ग्राउंड, जिनकी वजह से इन्होंने तब्दीली लानी थी या पाकिस्तान को तबाह करना था, अल्लाह ने उन एसेट्स को बहुत चोट लगाई है, बड़ा नुकसान उनको हुआ है, तो लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी जो जनरल पब्लिक है वो बहुत ज्यादा अपसेट है। हम यही बात कह रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, दुआ भी कीजिए, बद्दुआ भी कीजिए। वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके लिए बद्दुआ भी कीजिए, और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह के फजल से कोई हालात ऐसे बुरे नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। आज हमने सारा खेल खोल के रख दिया इनका सामने, और अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को और पाकिस्तान के सियासतदानों को दोनों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है कि आपस में तसादुम करने के बजाय मिलकर बैठे और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को दिफा करें, और जो इंडियन, इसराइली और मुसाद और अफगान खेल पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है उसको काउंटर करें, आपस में लड़कर दुश्मनों को मौका न दें। ज़ैद साहब, दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि अब प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तानी कौम के लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, पाकिस्तानी कौम से हम ये बात कहेंगे कि अगर आप मायूस हो गए और खौफजदा हो गए तो इसका मतलब है कि दुश्मन का प्रोपेगेंडा जीत गया। अगर आप आपस में उलझ गए, आपस में लड़ पड़े, आपने अगर कराची में और सिंध में पख्तून और उर्दू स्पीकिंग मुसलमानों के लेवल पर जंग शुरू कर दी, और अगर आपने पाकिस्तान के अंदर शक करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की रियासत टूट रही है और पाकिस्तान की रियासत अलग होने वाली है और ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है, तो इसका मतलब है दुश्मनों का प्रोपेगेंडा जीत गया। देखिए, हमारा एक ही घर है, दिस इज द प्लेस जहां हम पैदा हुए हैं, जहां हमने रहना, जहां हमने मरना, और हमारे बच्चों का भी यही घर है। इस मुल्क के लिए हम लड़ेंगे भी, और इस मुल्क के लिए हम हर तरह से स्टैंड भी लेंगे और हम कुर्बानी भी देंगे। लिहाजा ये वक्त आजमाइश का है, लेकिन अल्लाह के फजल से हालात को इतने आपे के बाहर नहीं है। कोई 1971 ये नहीं है कि मुल्क टूट के अलग हो रहा है, और ये जिस तरह की परसेप्शन मीडिया में दी जा रही है, ये दुश्मन हमारी परसेप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद रखें इस पाकिस्तान के साथ, हौसला रखिए, यूनाइटेड रहिए, दुश्मन के खेल को समझिए और देखिए, आपस में मुत्तहिद रहिए, और जो कंट्रीब्यूशन आप इस मुल्क के साथ कर सकते हैं, आप ताजिर हैं तो पूरी तरह तजारत में काम कीजिए, अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो पूरी तरह अपना काम कीजिए अपनी सिंसेरिटी के साथ, ताकि दुश्मन जो हमारी सोशल और सिविक लाइफ को तबाह करना चाहता है वो उसमें नाकाम हो। और हौसला रखिए और एक दूसरे को भी हौसला दीजिए, क्योंकि बहुत मैसिव कैंपेन हमारे खिलाफ की जा रही है। इस वक्त हम कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से दुश्मन इतना ताकतवर नहीं है कि हमें हड़प कर जाए। वो अभी सिर्फ प्लानिंग कर रहा है, उसने अपने मोहरे बिठाए जगह पे, और अल्लाह भी हमारी तायद कर रहा है कि जिस तरह कश्मीर में उसने हमारी मदद की, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर उनके बड़े बड़े एसेट्स आपस में टकरा गए या उनके बड़े बड़े एसेट्स को मार पड़ी है अल्लाह के फजल से, तो फिक्र न कीजिए, हालात इंशाल्लाह आगे ठीक होने वाले हैं, ठीक होंगे। लेकिन सियासतदानों को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, और आपस में जो इस वक्त ये लड़ रहे हैं और पूरी कौम के जो इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान के जो मफादात हैं, कोई सियासी जमात इस वक्त उनका दिफा नहीं कर रही सिवाय अपने मकसद, अपने मफादात और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के। इनको होश में आना पड़ेगा और डरें उस वक्त से कि जब अल्लाह की पकड़ भी आएगी और अवाम की पकड़ भी इनको होगी।
تو ہم صرف یہ کہیں گے کہ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ خیر ہوگی، کوئی ایسے حالات خراب نہیں ہیں، لیکن اگر ہم مایوس ہو گئے تو پھر دشمن کامیاب ہو جائے گا، انشاءاللہ ہمارے ہاتھ سے خیر ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل، بہت شکریہ زید صاحب۔ آج کے اس ڈسکشن کو ناظرین ہم یہیں پر کلوز کریں گے۔ ہم نے بات کی پاکستان کی داخلی سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے۔ آپ لوگ جاننا چاہتے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ڈیفینیٹلی آج کی ڈسکشن کے بعد آپ کو کافی کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ زید صاحب کی باتیں نہ صرف ایک رسکی باتیں انہوں نے بہت ساری کی، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی انفارمیشن میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ رول آف میڈیا کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی ہم نے ایک سٹیپ لے لیا ہے، باقی ہم اپنے جو دیگر ہمارے ساتھیوں سے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو آگے پروجیکٹ کریں گے تاکہ پبلک اویئرنیس ہو اور یہ پاکستان جو ہے ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہو کے کسی اور ٹاپک پہ آپ سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔